बिहार में नीतीश कुमार की सियासी विरासत को लेकर अटकलें तेज हो गई है। जेडीयू के रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ईबीसी के 36% वोट बैंक को बचाने की है। ईबीसी वोट बैंक 20 सालों से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रही है। हाल के दिनों में जिस तरह बार बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते रहे, उसके बाद पार्टी के आला नेताओं की राय है कि अगर निशांत अगले कुछ दिनों या हफ्तों में जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं तो इसके लिए उस पार्टी को अपना ईबीसी वोट बचाने रखने में मदद मिलेगी। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। बस 3 हफ्ते इंतजार कीजिए, बिहार में खरमास के बाद एक और कहानी एक बार फिर सच होने वाली है। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों से बिल्कुल साफ और स्पष्ट जानकारी मिली कि खरमास के बाद जेडीयू के युवराज यानी निशांत की सियासी पारी शुरू हो रही है। जानकारी यह भी है कि इस मामले को लेकर दिल्ली से पटना तक कई दौर की मैराथन बैठकों के बाद अब यह फैसला ले लिया गया है कि खरमास के बाद निशांत को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। खबर ये आ रही है कि खरमास के बाद शुभ मुहूर्त में निशांत की एंट्री हो सकती है। इसके पहले बीते 6 दिसंबर को चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू के प्रदेश कार्यालय आए, तो दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ऐलान किया कि पार्टी के अंदर सभी लोगों की यही इच्छा है। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। लेकिन यही सवाल जब निशांत से पूछा गया तो वो हंसकर टाल गए। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। चर्चा है कि निशांत की एंट्री को लेकर पार्टी के अंदर कहीं कोई विरोध नहीं बल्कि पूरी तरह सहमति है। मंत्री से विधायक तक सभी निशांत की सियासत में आने के पक्ष में हैं। ये मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, चर्चा तो बिहार की जनता कर रही है और बिहार की जनता के दिल में जो बसता है, बिहार की जनता को जो पसंद है, उसकी इच्छा के, जनता की इच्छा के अनुसार उनको आगे आना चाहिए। आप लोग गुजारिश कीजिएगा, क्यों रहेगी? आप लोगों के माध्यम से भी कर रहे हैं और जरूरत जहां पड़ेगी वहां भी किया जाएगा। नीतीश कुमार जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा जी ने जो संकेत दिए हैं वह बिल्कुल सही और समयानुकूल है। लोकतंत्र में नई पीढ़ी का राजनीति में आना स्वागत योग्य है। अगर निशांत कुमार सामाजिक जीवन में आते हैं तो यह सकारात्मक कदम है और इससे बिहार की राजनीति को नई ऊर्जा मिलेगी। भाजपा इस सोच का समर्थन करती है कि योग्य और शिक्षित युवा आगे आए। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार के विकास व सुशासन के संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत को राजनीति में पदार्पण करा दिया जाए ताकि नीतीश कुमार को स्वास्थ्य कारणों से हटाया जा सके। जिस तरह की राजनीति की कवायद चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में जूतम बाजार की स्थिति चल रही है, जिस तरह से एक दूसरे को साधने की राजनीति चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये पिछले 3 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं कि निशांत जी राजनीति में आएंगे, निशांत जी राजनीति में आएंगे। तो आए ना राजनीति में, रोका किसने है निशांत जी को राजनीति में आने से? अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोगों को तो राजनीति में आना ही चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हश्र नीरज शेखर जी का किया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे का, वो हश्र इनका भी न कर दे। निशांत का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंजू देवी के बेटे हैं। उन्होंने पटना के सेंट केरेंस स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और मानव भारती मसूरी से स्कूल की पढ़ाई की है। बीआईटी मेसरा से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। 2007 में मां की मौत के बाद निशांत गहरे तौर पर आध्यात्म से जुड़ गए। हालिया चुनाव में उनकी नालंदा के हरनौत से लड़ने की चर्चा भी हुई थी। भतीजे को लेकर क्या कहेंगे? उनको आना चाहिए राजनीति में? आना चाहिए, जब उनकी इच्छा होगी चले आएंगे। शादी को लेकर कहते नहीं है अब तक कुछ? अरे कहने से क्या होगा, उनकी इच्छा होगी करने।
बिहार की राजनीति में निशांत के आने की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जबकि बीजेपी ने बिहार के 45 साल के नितिन नवीन के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंपी है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 36 के हैं, हम के संतोष सुमन 50 के और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान 43 के हैं। ऐसे वक्त में पार्टी के अंदर एक खेमा मानता है कि 74 साल के नीतीश कुमार के सियासी वारिस के तौर पर 50 के निशांत के जेडीयू में आने का यही सही वक्त है। निशांत की एंट्री के साथ ही कई अहम सवाल भी सामने आ गए हैं। क्या निशांत के राजनीति में आने के बाद नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे? क्या वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे? सवाल है कि क्या जेडीयू निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और सीएम बीजेपी का होगा। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है। अब इस पर जमकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि हम तो कहते ही हैं कि निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन निशांत पर सभी सहमत हैं। लेकिन सवाल सीधा है, क्या निशांत नीतीश कुमार की विरासत में किस तरह आगे? वीडियो जर्नलिस्ट साहित्य के साथ आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरें या चर्चाएं कई सालों से चल रही, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, चुनाव से पहले पूरी गर्म जोशी से इस चीज़ की चर्चा शुरू हुई और उसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद फिर इस चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। और जेडीयू तो कह ही रही है, बीजेपी जो अलायंस में है वो खास तौर पर इस बात का स्वागत कर रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री। इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब पटना से हमारे साथ, बिहार से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के नेता है। कमलदेव साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हम पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े रहे रविंद्र शास्त्री जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब के साथ शुरुआत करते हैं। कमलदेव साहब, बहुत लंबे समय से निशांत पार्टी में जुड़ेंगे, जेडीयू की कमान संभालेंगे, इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद इन चर्चाओं ने एक तरह से तूल पकड़ लिया। हर दूसरा नेता, खास करके एनडीए खेमे से, निशांत की पार्टी में एंट्री को लेकर बातें कह रहा है और जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, खरमास के बाद ये संभव होता नजर आ रहा। किस रूप में आप देखते हैं निशांत की पार्टी में अगर एंट्री होती है तो? यही तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको लाएंगे नहीं लाएंगे वो तय करेंगे। लेकिन जहां तक निशांत जी का बात है, वो एक युवा है और युवा के साथ साथ पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और सभी लोग तो अपने बाल बच्चों को लाके राजनीति करा ही रहे हैं। तो अगर निशांत आ जाते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। लेकिन अभी तक निशांत जी नहीं आए हैं, ये एक अच्छा साइन है कि इतना दिन तक नीतीश जी ने उन्हें वेट कराया। लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही है, यह साबित करता है कि नीतीश जी एग्रीड हैं। उनका सहमति लेके ही चर्चा को मार्केट में लाया गया है ताकि पब्लिक ओपिनियन को देखा जा सके और ये कहा जा सके कि जनता ने कहा तो उनको लाया गया। लाने की तैयारी तो उनकी है। अब नीतीश जी भी अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, उम्र को देखते हुए चाहते हैं कि साहब उनको ला के स्थापित किया जाए। अच्छी बात है, उनका स्वागत है। अच्छा, बिहार में जो विपक्ष है उस खेमे से एक शब्द टॉस हुआ है, एग्जिट प्लान है नीतीश कुमार का निशांत की पॉलिटिकल एंट्री। तो हमने भी वही काम कहा कि बिना नीतीश जी के सहमति का ही काम नहीं हो सकता है। जहां तक बीजेपी का प्लानिंग है, बीजेपी का प्लानिंग है, बीजेपी कहेगी कि साहब आप अब आपका बेटा आ गया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए और हम 2005 से प्रतीक्षारत है, कब तक हम रखेंगे वेटिंग फॉर सीएम वाला पोस्ट बीजेपी के पास कब तक रहेगा, आप दे दीजिए मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को और निशांत जी को उप मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। यह बात बीजेपी कह सकती है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि नीतीश जी बात स्वीकार नहीं करेंगे। भले निशांत जी आ जाएंगे यह तय है, लेकिन बीजेपी के इस कंडीशन को नीतीश जी मान जाएंगे यह मुझे नहीं लगता है। चलिए, रविंद्र शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं, हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बिहार की सियासत में हालांकि ये कोई नया नहीं है, परिवारवाद का आरोप लगता रहा, लेकिन हर राजनीतिक घराना या जो राजनीति कर रहे हैं उनके बच्चे, उनकी वाइफ या उनके फैमिली से कोई ना कोई राजनीति में, बिहार में ये बहुत आम चलन हो गया है।
मगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की जो अब खबरें चल रही है, जो बिहार की सियासत में हर राजनीतिक दल की अपनी एक राय है, उसमें अपना अपना एक मंतव्य है, आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और एक चीज़ बता देते हैं, जो साथी ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद का, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार पे परिवारवाद पे आरोप लगाने का मतलब है कि आप जो सूरज के ऊपर थूकने का काम कर रहे हैं। अगर इनको लाना ही होता राजनीति में नीतीश बाबू को, तो ये 2005 में ले आते, इतना विलंब क्यों करते? इसलिए किसी को राजनीति में कोई ले आता नहीं। अगर राहुल गांधी बता दे कि भाई किनके उनको कौन राजनीति में लाया, अगर लाना होता तो ले आते, आज से 20 बरस पहले ले आते, 2005 में ले आते। क्या उम्र इनका 45 बरस हो, 15 बरस पहले आप राजनीति में ले आते नीतीश बाबू इनको। लेकिन सवाल है कि राजनीति में कोई लाता नहीं, लेकिन नीतीश बाबू के ये पुत्र हैं, कहीं ना कहीं उनमें अक्सर दिखता है। विकास पुरुष का नीतीश बाबू का छवि है, एक इंजीनियर है, युवा है निशांत कुमार, इनका सादगी इनमें झलकता है। आप देख लीजिए वेशभूषा से लेकर इतना मुख्यमंत्री के एक पुत्र जो है इतने सादगी में जीवन जी रहा है, तो कहीं ना कहीं उनमें अक्सर दिखता है। अगर बिहार के युवाओं का और बिहार के जो तमाम यूथ लीडर है, सबका इच्छा है कि ये राजनीति में आए, लेकिन निर्णय तो लेना है निशांत बाबू को, क्योंकि राजनीति में उनको आना, देश सेवा उनको करना है, इसलिए सर्वोपरि उनका ही निर्णय है। और हम लोग का है कि अगर पढ़े लिखे युवा है, नया सोच के साथ अगर राजनीति में आते तो हम लोग उनका स्वागत करें, लेकिन फिर भी इसके बावजूद निर्णय उनको लेना है। कोई राजनीति में कोई किसी को लाता नहीं है। खास करके हमारे मुख्यमंत्री पर जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद है, तो आप अपने नेता के ऊपर में देख लीजिए ना कि आपको आप बता दीजिए कि आपके नेता को कौन राजनीति में ला, ये भी तो बता दीजिए। अगर इनको ले आना होता तो आज से 20 वर्ष पहले राजनीति में ले आते, लेकिन निर्णय लेना है निशांत कुमार को। वो आते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं, और एक युवा है, नई सोच के साथ हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, सब कुछ है, हर तरह से सक्षम है, और इनमें विकास पुरुष का भी अक्स दिखता है, क्योंकि इनको देखने में लगता कि ये सादगी जीवन जी रहे हैं। आप देख लीजिए ना, इनको वेशभूषा से पता चला कि एक मुख्यमंत्री के बेटा हैं, उसके बाद इनका जीवन बिल्कुल सामान्य तरीके से जी रहे हैं। ये तो रविंद्र जी माफ कीजिएगा रविंद्र जी, ये आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि सीएम के बेटे हैं, लेकिन वो ठसक देखने को नहीं मिलता, बहुत सिंपल रहते हैं और बहुत सादगी से अपनी बातों को रखते हैं मीडिया के सामने। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष से नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बता रहा है कि भाई एग्जिट प्लान है नीतीश कुमार का निशांत को राजनीति में लाना, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम हमारे माला थोड़ा जपेंगे, वो तो हमारे विरोधी करेंगे। विपक्ष वाले से पूछिए ना कि आज के जो युवा यहाँ है, तेजस्वी यादव, उनको कौन राजनीति मिला, उनका नाम बताए। राहुल गांधी जी को कौन राजनीति मिला, उनका नाम बताए, तब वो नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा करें कि हाँ उनके बेटे को वो लेके आ रहे हैं। अगर लेके आना नीतीश कुमार को ही था तो आज से 10 वर्ष पहले ले आते, 15 वर्ष पहले ले आते। आज उनको लगता है कि हमें राजनीति में आए तो आने के लिए सक्षम है, उनको कोई रोक नहीं सकता, और हम लोग भी चाहते क्या है। लेकिन इस तरह के कोई विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार लेके आ रहे हैं, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। कमलदेव साहब, एक और भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को, विपक्षी की तरफ से यह चर्चा आई है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए निशांत की एंट्री बीजेपी करवा रही है। सीएम जो है वो डाउन द लाइन बीजेपी का हो जाएगा, निशांत को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। ये सब विपक्ष की तरफ कहां से ये बातें आ रही हैं डॉक्टर साहब? इब्राहिमी जी, ये आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जितना परेशान है, ये 2005 से यहाँ एनडीए का शासन है और बीजेपी अभी तक यहाँ अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो वो तो बेचैनी उसके अंदर है। और जहां तक अभी शास्त्री जी का हम सुन रहे थे जी कि निशांत के आने के बाद लोग परिवारवाद से जोड़ रहे हैं, तो कोई विरोधी दल के लोगों ने ये तो नहीं कहा कि परिवारवाद हो रहा है, क्योंकि अब एनडीए के सामने परिवारवाद की बात करना ही बेमानी है। क्योंकि जिस दल की उत्पत्ति परिवारवाद के खिलाफ करके हुई हो और वहां परिवारवाद समाप्त हो जाता है, जहां बेटा पतो समधिन ये सब तक सीमित हो जाता है, तो वहां तो परिवारवाद का कहने का कोई माने नहीं है। और नीतीश जी को अगर परिवारवाद करके ही लाना होता तो 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं, कभी भी बीच में ला सकते हैं। लेकिन पढ़े लिखे निशांत है, अगर आते हैं तो कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। वो तो युवा वर्ग के हैं, युवा वर्ग का प्रतिस्पर्धा चल रहा है। देख रहे हैं नितिन नवीन को बनाया बीजेपी ने, अभी शास्त्री जी के पार्टी के संतोष सुमन जी हैं, और उनके पार्टी में देखिए तो परिवारवाद तो कहीं है नहीं। समधिन अगर परिवारवाद में थोड़े आता है, बेटा और पतो परिवारवाद में थोड़े आता है, वो परिवारवाद के श्रेणी में नहीं है। उनको कौन लाया ये तो जरा बता दे।
एनडीए के सामूहिक निर्णय तो वो है नहीं, वो जीतन राम मांझी जी का व्यक्तिगत निर्णय। शास्त्री जी आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था, हम भी बीच में बोल सकते थे, नहीं बोला आप सुनिए। तो जीतन राम मांझी जी ही उसको लाया, एनडीए नहीं लाया है। और जहां तक बात है, आज भी जिस पैटर्न की राजनीति जीतन राम मांझी जी करते हैं, आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि हमने 2700 वोट से हारने वाले लोगों को जिता दिया डीएम से कह के, और 1600 वोट से हार गया, अगर हमको कहता तो जिता देते। वहीं जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं इस पर तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एमएलए और एमपी कमीशन लेते हैं और 10% नहीं तो 5% लेके काम चलाओ, अपने पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो एक कैबिनेट मंत्री का यह वक्तव्य स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और जांच करानी चाहिए कि क्या एनडीए के एमएलए और एमपी कमीशन लेते हैं। तो एनडीए में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। निशांत जी का स्वागत है, निशांत जी को आना चाहिए, बहुत सभ्य स्वभाव के हैं, बड़ा माइन्यूटली जवाब देते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति जैसा जवाब देते हैं, शालीनता के साथ जवाब देते हैं, इसलिए उनके आने से किसी को कोई कष्ट नहीं है। हाँ, कष्ट हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि जो युवा लोग हैं जो अपने को प्रतिस्पर्धी समझते हैं, अब तो प्रतिस्पर्धा उनके बीच में होगी ना। चिराग जी देखेंगे कि हम 45 साल के हैं, इसके बाद सुमन जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, प्रतिस्पर्धा वहां होगी। विपक्ष को क्या लेना देना है भाई, एनडीए का खेल है, उनके पार्टी का मामला है, वो आवे और जाए। युवा है, अच्छे लोगों को आना चाहिए, हम लोग भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है, नीतीश जी को पास करना और अपना मुख्यमंत्री बनाना, उनके माध्यम से यह काम करने का वो काम करेगी। चलिए रविंद्र जी, एक नई चर्चा कमलदेव साहब ने छेड़ दी, आपने सुना होगा कि एग्जिट प्लान जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की ये प्लानिंग है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, निशांत को डिप्टी सीएम करके बनाकर, और नीतीश कुमार की एग्जिट प्लान हो। किस रूप में इसको, क्योंकि निशांत कुमार अभी क्या आपको लगता है कितने परिपक्व होंगे, क्योंकि बहुत सादा जीवन जीते हैं, उतने एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते। आज तो मैं आपके पार्टी के जो मुखिया उनको सुन रहा था कि वो अपने बेटे को मंच से कह रहे थे, मीडिया बाइट्स में भी उन्होंने कहा कि मैं तो लगातार कहता रहता हूँ उसको कि दबाव दो, तभी अपनी बात मानी जाएगी। तो इस तरह से अब हो पाएगा क्या निशांत से? इब्राहिम जी, एक बात समझ ली, ये जो जी ये जो चर्चा होता है कि बीजेपी वालों ऐसा चाह रहे, ये कहां से आता है, किस सूत्रों के हवाले से खबर आता है? अभी तक एक भी नेता का बयान बता दीजिए जो इस तरह का बयान दिया हो, ये इस तरह का कहीं चर्चा हुआ, ये इस तरह का कहीं मुद्दा उठाओ, कहीं भी। एक मार्केट में जो चर्चा है आप लोग के माध्यम से कि इस तरह का चर्चा है, नीतीश कुमार बिल्कुल सक्षम है, विकास पुरुष है और बिल्कुल अपने नेतृत्व में बिहार को चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन काम हो रहे हैं, यहाँ रोजगार लग रहा है, यहाँ जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखिए सारे पुलिस टास्क फोर्स गठन हो रहा है, तमाम चीज हो रहा है। और आप लोग कहाँ से ये तरह का मुद्दे ले आते हैं कि बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ सीएम हो? ये तो हमको कहीं तो समझ में नहीं आ रहा है, ये चीजें कहाँ से यह बात आ रहा है उठ करके। ये सब भ्रम में मत रहिए और नीतीश कुमार बिल्कुल 5 साल चलाएंगे और बढ़िया से बिहार को चलाएंगे। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ तय होगी ना निशांत की, अगर पार्टी में एंट्री होती है तो क्या सिर्फ संगठन तक सीमित रखा जाएगा या सरकार में भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा? इब्राहिम जी, पहले उनको निर्णय तो लेने दीजिए। हड़बड़ाहट क्यों आप लोगों को हो रहा है, विपक्ष लोगों को हड़बड़ाहट क्यों हो रहा है भाई? उनको पहले निर्णय लेने दीजिए ना, निर्णय के बाद ही समझा जाए कि वो कहाँ करेंगे, किसका संगठन में काम करेंगे या सत्ता में काम करेंगे, कहाँ करेंगे, उनको निर्णय लेने दीजिए ना। हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्या करना है उनको आने दीजिए, उसके बाद स्वतः आपको जवाब मिल जाएगा। जब अभी इस तरह का दूर दूर तक चर्चा नहीं है कि क्या वो करेंगे, अभी निर्णय लिए नहीं कि राजनीति में वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम लोग स्वेच्छा से करें कि अगर राजनीति में आते तो स्वागत है, यूथ है, उनसे हम लोग सीखेंगे। घर में उन्होंने बड़ा चेहरा उनके पिताजी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें बहुत कुछ सीखा, हम लोग भी सीखेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। लेकिन निर्णय उनको ले लीजिए ना कि वो सत्ता में रहेंगे, संगठन में रहेंगे। रविंद्र जी थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं आपको। आप कह रहे हैं कि ये चर्चा, ये बातें कहां से आई है? तो 6 तारीख की बात है जब संजय झा और निशांत दिल्ली जा रहे थे या दिल्ली से लौट रहे थे संभवतः,
पटना वापस लौटे थे। तो मीडिया में उन्होंने जिस तरह से बातें की, संजय झा ने जो बातें कही और निशांत ने उसमें हामी भरी, ये उस दिन ही स्पष्ट हो गया था कि निशांत की एंट्री अब जल्द सियासत में होने वाली है। ये बातें वहीं से आई। आप जानना चाह रहे थे कि आखिर ये बातें कहां से आई, तो बातें वहां से आई निकली हैं। नहीं, हम वही तो बोल रहे हैं कि लोग, संजय झा भी इच्छा व्यक्त किए, हम भी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अगर वो भी इच्छा व्यक्त करते हैं कि राजनीति में आएंगे तो कहां रहेंगे, खुद को कहां संगठन में दिखते हैं या सत्ता में दिखते हैं, उनको निर्णय ले दीजिए। हम वही तो बोल रहे हैं आपको, ये पहले आने एंट्री तो होने दीजिए, उसके बाद स्वतः जवाब मिल जाएगा आपको तमाम बिंदु पे, तब सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, बादशाह आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजद के प्रवक्ता है। बादशाह साहब अगर जुड़ गए हैं, मैं बादशाह साहब बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज में आपका। जी, आपकी आवाज सर बहुत हल्के आ रही है। बादशाह साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? हल्के आवाज आपकी मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज क्लियर मिल रही है। अगर मेरा सवाल आप सुन पाए, मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूं। जो निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की खबर बिहार के सियासत में चल रही है, किस रूप में आप देखते हैं निशांत कुमार की अगर एंट्री होती है? क्योंकि कमलदेव साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ कांग्रेस के, उनका कहना है कि बीजेपी नीतीश के एग्जिट प्लान के तौर पर इसको लॉन्च कर रही है निशांत कुमार को। आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? बादशाह साहब, चलिए कमलदेव साहब का रुख करते हैं, आवाज नहीं जा रही है। कमलदेव साहब, देखिए रविंद्र जी तमाम बातों को जो है सीधे सीधे से खारिज कर रहे हैं कि भाई ये मीडिया की या विपक्ष की उपज है कि एग्जिट प्लान हो या फिर एंट्री कब होगी या किस रूप में होगी संगठन सरकार। पहले उन्हें आने दीजिए, लेकिन हमने हवाला दिया उस बयान का जो 6 तारीख को पटना एयरपोर्ट पर संजय झा साहब ने दिया था, और कार्यकारी अध्यक्ष तो बिना नीतीश कुमार के नॉलेज में डाले हुए या बिना उनसे चर्चा किए वो अपने से नहीं बोलेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था और उस पर हामी भरी थी। जस्ट निशांत कुमार उनके बगल ही में खड़े थे, यहीं से वो चर्चा बाहर आई है। इब्राहिम जी थोड़ा दिन पीछे जाइए। नीतीश जी 2005 से सत्ता में हैं जी। निशांत जी आज 50 साल के होने जा रहे हैं। तो आपने इसके पहले निशांत जी को कभी उतना एक्टिव देखा पॉलिटिक्स में? हाँ, लेकिन 2025 के चुनाव के दरमियान और चुनाव के कुछ दिन पहले से विभिन्न सोशल कार्यक्रमों में और जहां तहां मीडिया में भी निशांत जी को आपने देखा होगा कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और ओपन होके सारी राजनीतिक तथ्य को रख रहे थे और अपने पिता के लिए वोट का अपील भी कर रहे थे। तो यह पृष्ठभूमि 23 विधानसभा चुनाव के पहले से ही शुरू हो गया था। और जहां तक बात रही नीतीश जी की सहमति असहमति का, तो नीतीश जी की सहमति थी तबे विधानसभा चुनाव के पहले उनकी एक्टिविटी बढ़ी थी। और जहां तक सहमति देने की बात है, संजय झा जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो संजय झा जी कोई एक सांसद केवल नहीं है। संजय झा जी जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो संजय झा जी अगर कोई बात कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व का आंशिक सहमति उसमें झलकता है। और बड़े लोग अपने पुत्रों को एस्टैब्लिश करने के लिए तो साहब यह काम करते हैं कि पहले पब्लिक डोमेन में एक बात फेंक के पानी में सिक्का डाल के देखते हैं कि किस ढंग का धारा आता है, किस ढंग का करंट आता है। तो यह चुनाव के पहले से वो करंट का पैरामीटर को नापा जा रहा था और ये तय है कि लगता है कि संक्रांत के बाद उनकी एंट्री होगी। अच्छा मुहूर्त दिखा के लोग ये काम करेगा। पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, अच्छी बातें करते हैं, कहीं कोई लटपट और इसी के बाद उनके सामने से नहीं आती है। तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए राजनीति में। और जिस पीढ़ी की राजनीति अभी चल रही है, आप बीजेपी से लेके सब उठाकर देखिए तो यहाँ दिखता है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस ढंग से शास्त्री जी के पार्टी के राष्ट्रीय नेता से लेके प्रदेश के नेता और अध्यक्ष जिस ढंग से अपने परिवारवाद को प्रोजेक्ट करते हैं, इस ढंग का काम नीतीश जी ने नहीं किया है। नीतीश जी इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि वे अपने आप को, अपने चेहरा को अन्य समाजवादियों के चेहरा से अलग दिखाना चाहते हैं।
और समाजवादी में बिहार में कर्पूरी जी के बाद ही कोई नेता होगा ना। कर्पूरी जी भी अपने माने एक्टिव काल में रामनाथ जी को प्रोजेक्ट नहीं किए थे। अगर रामनाथ ठाकुर जी को वो प्रोजेक्ट किए होते तो नीतीश जी आज पैदा नहीं होते। उस कुनबा का नेतृत्व रामनाथ ठाकुर जी करते, लेकिन कर्पूरी जी ने उस ढंग का परिवारवाद नहीं किया। उसके बाद रामनाथ ठाकुर जी यहाँ आए और उसी लाइन पर जाके नीतीश जी दिखाने का काम किए हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे वारिस हम हैं। हमने भी अपने पूरे जब एक्टिव काल में हम थे उस समय अपने परिवार को प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन अब तो समय आ गया है। वो भी समझदार व्यक्ति हैं, 50 साल एज हो गया, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, समाज को पढ़ रहे हैं, राजनीति को पढ़ रहे हैं, सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, तो आना कोई बुरी बात नहीं है, आना चाहिए। ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। चलिए, पढ़े लिखे हैं, बहुत सिंपल रहते हैं और विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है कि ऐसे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का सियासत में आना, राजनीति में आना बेहद जरूरी है। बात हो रही है बिहार की सियासत की और बिहार की सियासत में निशांत की एंट्री की। गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हम बादशाह आलम साहब हैं, राजद के नेता हैं। हम उनका रुख करते हैं और उनसे जाने समझने की कोशिश करते हैं कि राजद का क्या स्टैंड है इसको लेकर। बादशाह साहब, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपका भी स्वागत है। बादशाह साहब, किस रूप में देख रहे हैं बिहार की सियासत में अब निशांत की एंट्री होने वाली है? संभवतः खरमास के बाद एंट्री होगी, संगठन या सरकार कहां जिम्मेदारी दी जाएगी वो तो देखना होगा, लेकिन एंट्री तय है। इनकी अपने पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये अपना एंट्री करवा रहे हैं तो ये करवाएं, लेकिन ये जहां तक हमको ये लगता है ना कि ये जो है ना, ये जो मेन मुद्दे हैं बिहार के, चाहे जो इस वक्त जो भारत के मेन मुद्दे जो चल रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये इसी तरह के जो है मुद्दों को लाते हैं। ये कि कभी निशांत कुमार को लाएंगे, कभी उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम उनको लाएंगे। अभी नया नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरह से बिहार के अंदर आज आपने देखा होगा कि सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुला लिया गया, उनके हाथ में झंडा थमा दिया गया कि उनके स्वागत के लिए। तो इन सब चीजों पर चर्चा ना हो। अभी इन्होंने जो है इलेक्शन जीता है, SIR के ऊपर इतना मुद्दा बढ़ा हुआ था, उसको लेके उस पर बातचीत न करने के बजाय इस पर न करनी पड़े 10-10 हज़ार रुपए इन्होंने औरतों को खाते में डाल दिया और अब सुना कि उसको वसूल भी रहे हैं। ये सारे उनको जिनके खातों में डाला गया उनसे वो अब उनके यहाँ नोटिस जा रहा है। तो इन सब जो है ज्वलंत मुद्दे हैं। अपराध बिहार में जब से इनकी सरकार आई है बढ़ता जा रहा है, घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। बुलडोजर बाबा वहाँ चल रहे हैं, तो इन सब बातों पर, इन सब मुद्दों पर बात न हो तो ये कभी आएंगे। अरे इनको अब अपना अध्यक्ष बनाना है, निशांत जी को ये बना लें, हमें क्या उसमें ऐतराज है। सब पार्टी का अपना अधिकार है, अपना जिसको चाहे वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, वो चीफ मिनिस्टर बनाए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन बिहार का भला होना चाहिए और उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। जो बिहार के अंदर जो है बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। सब मुद्दे कोई वेट नहीं रखते जिसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है कि भाई बिहार से जुड़े मुद्दे, अगर आपको लगता है कि मुद्दे, तो उन मुद्दों को उठाएगा कौन? नेता प्रतिपक्ष तो है ही नहीं है बिहार में। नहीं, नेता प्रतिपक्ष बिहार में कैसे नहीं है? नेता प्रतिपक्ष बिहार में अभी कहीं अपने किसी काम में उलझे हुए हैं, किसी काम से गए हुए हैं बाहर, तो वो रहेंगे ना। अभी क्या बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर थोड़ी ना सारा डिसीजन हो जाएगा। ये भारत चलिए रहा है, मोदी जी कौन से यहाँ बैठे हुए हैं, राहुल जी कौन से यहाँ बैठे हुए हैं। मुद्दा सिर्फ विपक्ष नहीं उठाएगा। जिन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए इन्होंने, उन वादों को पूरा करें ना। जनता वहाँ की बिल्कुल जो है तबाह हो रही है, जगह जगह से वीडियो आ रहे हैं इस तरह के। राहुल गांधी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में बैठने की जरूरत नहीं। बिहार से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, आलम साहब आप भी जानते हैं। नहीं, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस पर जवाब देना था नेता प्रतिपक्ष को, बिना जवाब दिए चले गए। एक लंबा समय हो गया। बिहार के जो मुद्दे हैं, अगर उसको विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? नहीं, बिहार के मुद्दे तो विपक्ष उठाएगा, विपक्ष का काम ही क्या वो मुद्दे उठाता है, लेकिन सत्ता पक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि उन मुद्दों को देखे, जो अपना मैनिफेस्टो में ये लाए थे उसके ऊपर ही अपना अमल, चीजों को देखें। भाई काम तो इनको बिहार में करना है ना, इस वक्त तो राज इनके हाथ में है, ये इसको चलाएं। विपक्ष तो अपना ये मुद्दा उठाएगा ही है, बेशक मुद्दा उठाता भी रहता है। अच्छा चलिए, लौटते आलम साहब आपके पास, एक बार शास्त्री साहब का रुख कर लेते हैं। शास्त्री साहब,
बहुत एग्रेसिव मोड में आपके पार्टी के मुखिया चल रहे हैं। लगातार कुछ ऐसे बयान आ जा रहे हैं जिससे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो जा रही है। चाहे वो अभिषेक सिंह वाली जो बयान उन्होंने दिया था 2600 से 2700 वोट से पीछे हार जीत का मामला हो, या फिर अब जिस तरह से एक राज्यसभा सीट के लिए वो अड़े हुए हैं। बिहार की सियासत में खुलकर बोल रहे हैं वो, और खुलकर ये भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था, तो वो किनारा कशी भी कर लेंगे एनडीए से। किस रूप में इसको आप देख रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर क्योंकि लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं उनके? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति हमारे नेता कभी नहीं करते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, अगर जो भी हमारे साहब बोले हैं तो रिकाउंटिंग का भी प्रावधान है। उसमें आप लिखित दे सकते हैं जिलाधिकारी को भी हमको संतुष्ट नहीं है, या जो वहाँ ऑथराइज पर्सन रहते हैं उसको आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ियाँ हुई है तो जिलाधिकारी को देना चाहिए। हम पिछली बार ऐसा हुआ था, और हम लोग भी कई जगह विपक्ष के लोग भी रिकाउंटिंग मांग करते हैं, वहाँ जीत जाते हैं। इसमें क्या उसको दूसरे रिकाउंटिंग का देखने का जरूरत नहीं है, सब लोग करते हैं। आप चुनाव हार रहे तो रिकाउंटिंग करवाते हैं, अगर उसमें आप जीत गए तो उसी को बात को रख रहे हैं कि भाई हम उस तरह चुनाव जीत रहे थे, हम फिर दोबारा जिलाधिकारी सामने बोला चुनाव जीता। तो कई बार होता है ऐसा, विपक्ष के साथी ऐसा नहीं करते क्या? वो रिकाउंटिंग में नहीं जाते हैं, चुनाव नहीं जीते हैं दोबारा रिकाउंटिंग में। हिंसा को ही देख लीजिए, इस तरह से हुआ था, रिकाउंटिंग में हुआ था। तो ये बड़ी बात नहीं, इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना विपक्षों का, ये मतलब उनका अपना सोच है। और जैसे राज्यसभा के सीट के बारे में बता रहे हैं, तो तमाम नेता जो पार्टी के हैं, कार्यकर्ता है, सबका इच्छा है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, हमारी पार्टी के वर्कर जो है उच्च स्थान पे पहुंचे। सबका इच्छा रहता है, इसमें क्या दिक्कत है भाई अगर मांग कर दिए तो? इसमें प्रेशर मांग करना उससे दिक्कत नहीं है रविंद्र जी, मांग करना दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि अगर ये बातें पूरी नहीं हुई तो हम किनारा कशी कर लेंगे एनडीए से, ये तो प्रेशर बनाने वाली चीज हो गई ना। नहीं, एक चीज देखिए, वहां कार्यक्रम चल रहा था, पार्टी के वर्कर सारे लोग थे, अभिनंदन समारोह चल रहा था। सबसे बड़ा देखिए एक चीज समझिए, नेता के लिए सबसे बड़ा दल होता है। अगर दल के लिए दल का भलाई होगा तभी कार्यकर्ता का भलाई होगा। ये तमाम लोग जानते हैं, पार्टी के नेता भी जानते हैं कि पार्टी आगे बढ़ेगा तो कार्यकर्ता की इसमें भलाई है। सब कार्यकर्ता को स्थापित होने का मौका मिलता है। तो अगर पार्टी आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अगर निर्णय लिया जाए, ये नेता के ऊपर निर्भर करता है। ये हम लोग के ऊपर नेता का निर्णय सर्वोपरि होता है, वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन कार्यकर्ता के लिए इससे और क्या खुशी होगा कि दल के लिए बड़ा निर्णय लिया जाए। तो नेता को निर्णय लेना है, हम लोग तो उनके साथ है, उनके नक्शे बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। राज्यसभा का सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम लोग को नहीं तय करना है, ये नेता जानेगा, और नेता को तय करना है कि कहाँ कितना सीट मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन वर्करों के लिए बोल रहे हैं, हम ही लोग के लिए बोल रहे हैं। राज्यसभा थोड़े साहब जाएंगे, जब साहब जाएंगे हम लोग जाएंगे। कार्यकर्ता है जो पार्टी में रात दिन खून पसीना झोलट हो रहा है, लगा रहा है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है?